आज के शो में। दहशतगर्दों से लड़ते हुए कौम के सपूत की लाजवाल कुर्बानियां। Any moment you will hear the ख्वाहिशात से बेपरवाह बुलंद मकासिद शोहदा को खिराजे तहसीन। दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन कौम पुरअज़म। अस्सलाम वालेकुम। पस पर्दा हक़ाइक़ सनसनीखेज़ इंकशाफ़ात प्रोग्राम बेनकाब में हूँ आपके साथ सैफ़ान खान। इंतहाई अहम मामला है और शहादत एक बहुत बड़ा दर्जा है, बहुत बड़ा मकाम है, लेकिन जो ख़ानदान पर गुजरती है वो बहुत बड़ी आजमाइश है। मेजर इसहाक शहीद आज सुपुर्द खाक हुए तो उनका 1 साल का बच्चा और उसके साथ जो उनके ख़ानदान के दीगर लवाहिकीन, और ये पहला शहीद नहीं, इससे पहले जितने भी हमारे अफवाज पाकिस्तान के वो सपूत जो शहीद हुए, वो लोग जो हमारे तहफ़्फ़ुज़ करते हुए, हमारे कौम का तहफ़्फ़ुज़, हमारे इस पूरे रीजन को सिक्योर करते हुए, पाकिस्तान को सिक्योर करते हुए ईस्टर्न वेस्टर्न बॉर्डर्स पर जिन्होंने शहादतें नोश करी, उन्होंने खुद दर्जा तो बुलंद हासिल किया, लेकिन उन्होंने एक आजमाइश और उनके ख़ानदान यकीनी तौर पर उससे मुब्तला होंगे। ये बताना ज़रूरी है कि उनकी माशी कफ़ालत या माशी जिम्मेदारी की हद तक तो पाक फ़ौज उनकी मदद भी करती होगी, सहूलियात भी फराहम करती होगी, लेकिन जिस नुकसान का उनको सामना करना पड़ा है, जो उनको सदमा पहुंचा है, वो शायद वो कब्र में ही साथ लेकर जाएंगे, यानी कब्र तक वो साथ रहेगा, वो सदमा, वो नुकसान, और उसका अजाला तो खैर कोई भी नहीं कर सकता। वो तो हम दुआ यहाँ करें कि सब्र उनको अल्लाह ताला दे, क्योंकि उनके जो उनके अहलो अयाल जो शहीद हुए हैं, उन्होंने पूरे मुल्क के लिए कुर्बानी दी है, अपनी जात की नहीं, पूरे मुल्क के लिए कुर्बानी दी है। खैर आज प्रोग्राम में उस जज्बे की बात भी होगी जिस जज्बे के तहत ये नॉर्थ वजीरिस्तान हो, वहाँ का बॉर्डर हो या LOC हो, जहाँ हमारे फौजी इस वक्त जवान पोस्टेड हैं, दहशतों की आंखों के आंखें मिलाकर सामने इस वक्त अपने सीने तन के, वो क्या जज्बा है, आज उस पर बात होगी। पहले जनरल कमर बाजवा साहब जो आर्मी चीफ हैं, कुछ दिन कबल इस जज्बे का उन्होंने जिक्र किया था अपनी स्पीच में। जरा सुने वो क्या जज्बा है जो एक फौजी का होता है, जरा सुनकर। इस सफर में हमने बहुत सी कुर्बानियां दी हैं हर फील्ड में, चाहे वो 48, 65, 71 कारगिल का मार्का हो या दहशतगर्दी के खिलाफ जंग, ऑपरेशन राय रास्त हो या रद्दुल फसाद, हमने बहुत कुर्बानियां दी हैं। हम उस फौज से ताल्लुक रखते हैं जिसने सैचन के मुश्किल तरीन इलाके में एक पूरा ग्लेशियर खोद मारा और अपने तमाम जवानों के जस्ते खाकी निकाल लिए। पाकिस्तान के दुश्मन जो मशरिक में है या मगरब में है, वो ये मेरी बात जान लें कि उनके बारूद और गोलियां खत्म हो जाएंगी, लेकिन हमारे जवानों की छातियां खत्म नहीं होगी। तो आज इस जज्बे की बात हो जिसको हम महसूस तो यहाँ से नहीं कर सकते, और एक और अहम बात है कि जब फौजी लड़ रहा होता है बॉर्डर पे तो वो सिर्फ पाकिस्तानी होता है। तो ये सबक भी है कि यहाँ हम शायद मसलकी इख्तलाफात में या लसानी इख्तलाफात या बंदरबाट या सियासी इस वक्त समाजी इख्तलाफात में बटे होते हैं, लेकिन जब वो फौजी वहाँ खड़ा होता है बॉर्डर पे तो वो सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तानी होता है। जब वो दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन कर रहा होता है तो भी वो पाकिस्तानी होता है, वो सिर्फ पाकिस्तानी होता है। शायद हम वो पाकिस्तानी बनकर सोच सकें, इससे यही सबक सीख लें। ये बड़ा इंपॉर्टेंट मुकाम, एक इंपॉर्टेंट इबरतनाक हमारे लिए मैसेज भी इसमें, हम अपने बहसत कौम क्या सीखना है हमें। मेरे साथ ए मार्शल रिटायर्ड आबिद राव साहब कराची स्टूडियोज में मौजूद है। बहुत शुक्रिया सर आपका आपने आज प्रोग्राम में ज्वाइन किया। जनाब रऊफ हसन साहब मौजूद हैं इस्लामाबाद स्टूडियोज में। रऊफ हसन साहब, ट्रैक 2 डायलॉग जो पाक US का था, इसके कलीदी किरदार आपने अदा भी किया, और रिसेंटली आपने जाकर नॉर्थ वजीरिस्तान का इस पूरे ग्रुप के साथ दौरा भी किया था। आर्मी चीफ से भी आपकी मुलाकात हुई। तो रऊफ साहब, पहले मैं आपसे यही पूछना चाहूंगा कि आपने, तो मैंने पढ़ा भी था, फिर आपने उस जज्बे का जिक्र भी किया था जो आपने मीरान शाह जाकर एक फौजी का करेज, उसकी ब्रेव सोल, आपने बहुत से आपने आर्टिकल में अपने मैंने देखा था, आपने लिखा हुआ था, वो क्या जज्बा होता है जब वहां फौजी को आपने देखा वहां खड़े हुए, वहां पे वो क्या, वो अनटोल्ड स्टोरीज बताएं जरा, क्या होती हैं सर जज्बे की, जोश की? रऊफ साहब।
आपने बड़ा मुश्किल सवाल सफ़ान कर दिया है, क्योंकि इस जज्बे को डिस्क्राइब करने के लिए मेरा ख़्याल आपको बहुत बहुत लार्ज वोकैबुलरी की ज़रूरत है, और मेरा नहीं ख्याल कि मैं इस सवाल के साथ पूरा जस्टिस कर सकूंगा मैं इसका, लेकिन मैं कोशिश ज़रूर करूंगा। जैसा कि मैंने पहले कहा है कि ये फ़ील किया जा सकता है, ये महसूस किया जा सकता है, शायद ये डिस्क्राइब ना किया जा सके, शायद इसको अल्फाज की शक्ल ना दी जा सके, लेकिन आप अगर जाते हैं वहाँ और उन लोगों के चेहरों के ऊपर आप एक नज़र डालते हैं तो आपको एहसास होता है कि ये क्या महसूस कर रहे हैं, अपनी फैमिली से दूर, अपने प्यारों से दूर, अपनी औलाद से दूर, अपने बीवी बच्चों से दूर, माँ बाप से दूर। वो सिर्फ एक ही जज्बे पे सरशार होते हैं कि उन्होंने पाकिस्तान की जो सरहदें हैं उनका दिफा करना है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली मैं ज़रूर इसको यहाँ तक ज़रूर लेके जाऊँगा कि मुझे तकलीफ़ होती है ये देख के कि ये कौम, ये मुल्क, ये रियासत कब तक अपने शहीदों की कुर्बानियाँ जो है वो डिमांड करती रहेगी, कब तक ये लोग अपनी जानें देते रहेंगे। और इस एक ऐसे माहौल में, एक ऐसे इन्वायरमेंट में जहाँ के बहुत सारे लोग शायद ये समझ भी नहीं पा रहे कि उनकी फैमिलीज़ के ऊपर क्या गुजर रही है, उनके प्यारों के ऊपर क्या गुजर रही है। और आज हम भी अभी भी हम अपने पेटी, हम छोटे लोली किस्म के जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं उनमें, जिसका जिक्र आपने अपने इंट्रो में भी किया, इब्तिदाइया में भी किया है, उसमें अभी तक हम लोग इस बुरी तरह उलझे हुए हैं। आज इस्लामाबाद की सड़कों के ऊपर आप देखिए, आज इस पार्लियामेंट में देखिए, जहाँ के उसको मैं कलेक्टिव शेम कहता हूँ कि एक तरफ तो फौज जो है वो उनका जज्बा उसको आप देखिए, और दूसरी तरफ उस कलेक्टिव शेम को फील कीजिए कि जो कि 163 बंदों ने एक डिस्क्वालिफाइड और एक ऐसे चोर और डाकू फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर को उसको पार्टी का हेड बनाने के लिए उन्होंने जो पूरी कौम के मुंह के ऊपर चमाटा डाला है। तो मेरे दो जज्बात हैं इस वक्त। एक जज्बा वो है उन शहीदों के लिए जो कि अपनी जानें दे रहे हैं इस मुल्क के दिफा के लिए, टेरर के खिलाफ लड़ने के लिए, और दूसरा जब मैं दूसरी तरफ नजर डालता हूं तो मुझे एक नफास होता है इस मुल्क के उन
कितनी ये घटिया गंदी गालियां सोशल मीडिया पे देता है सबको। ये किस तरह किस नबी का पैरोकार है ये यकीनन नामूसे रिसालत के लिए तो नहीं बैठा हुआ वहां पे, ये गलत नारा इस्तेमाल करके अवाम को तकलीफ दे रहा है। ऐसा इकबाल साहब आज भी बेबस नजर आ रहे हैं। राव साहब एक ब्रेक का है तो मैं इसके बाद इस बात को यहीं से जोड़ते हैं, लेकिन इस पर रऊफ हसन साहब और राव साहब दोनों का नुक्ता नजर ये जी, कौम सियासतदान बिलखुसूस और पार्लियामान का जिक्र इन्होंने किया है कि वो एक ऐसे मसले में उलझे हुए हैं, पेटी इशूज में, जब हमारा फौजी हमारा इस पर जैसे कहते हैं जो डिफेंड कर रहा है पूरे हमारे रीजन को, हमारे पूरे बॉर्डर को सिक्योर कर रहा है, वो पाकिस्तान का सोच कर अपनी जान दे रहा है। इस ब्रेक के बाद आते हैं तो शोहदा के खानदान क्या सोचते हैं शहीद के बारे में, ये भी आपको सुनाएंगे। हक के शहीदों वफा की तस्वीरों, तुम्हें वतन की हवाएं सलाम कहती है। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब अहम तरीन सवाल पाकिस्तान के मुस्तकबिल के हवाले से। पाकिस्तान में जो जवान जो सपूत जाकर अपनी जानों का नजराना हाथ में रखकर हथेली में जान रखकर देते हैं पाकिस्तान की हिफाजत के लिए उनका जज्बा, उसको सलाम और उनका मर्तबा बड़ा शहादत का। लेकिन वो जो आजमाइश खानदान पर गुजरती है वो यकीनी तौर पर जिस तरह काब कब्र तक साथ जाती है, वो जो सदमा उनको मिलता है, जो सदमा उनको पहुंचता है वो साथ जाता है। तो कुछ जो इससे पहले शौदा हैं उनके खानदानों से ये सिर्फ वो सदमा तो बयान नहीं, जारी बात जो दिल में उनके जज्बात क्या हैं जरा सुने। कुछ हैं ये जो हमने जमा किए हैं जो इससे पहले शहीद हुए, उनके खानदान जो उनके लवाहिकीन है क्या जज्बात रखते हैं, जरा सुने। मैं इस पर बहुत खुश हूँ कि मेरे बाप ने वतन की खातिर जामे शहादत नोश किया। जब मैंने देखा कि मेरे बेटे ने दहशतगर्द पे हमला करते हुए गोली खाई है और गोली सीने में लगी है, तो मैंने इस्मान को किस भी किया और सलूट भी किया। हमें बड़ी खुशी है कि उसने शहीद होकर अपने पाकिस्तान का नाम रोशन किया। उसे बचपन से ही शहीद होने का बड़ा शौक था। लेकिन सवाल बड़ा अहम है जो ये माशाल्लाह आबिद राव साहब ने उठाया था ब्रेक से पहले। राव साहब सर, ये आपने कहा कि जो शहादतें हो रही हैं ये सब है, इसमें जो इंटरनल हमारा अपनी जो जिम्मेदारी है जिसकी वजह से ये तमाम हो रहा है ये जवान, यानी खानदान तो जाहिर बात है कह रहे हैं जी कि हम इस पर बड़ा फख्र करते हैं, ये सब कुछ हुआ है, लेकिन वो जो इस पर कैफियत या जो हमारे अपने मामलात हैं, हमारे अपने जो इस पर नाअहली हैं जिसकी वजह से ये सब कुछ हो रहा है, वो कब तक होती रहेंगी वो चीज़ें? जब तक ये नाअहल लोग सियासत में जमहूरियत के नाम पे इस्लामाबाद पे कब्जा किए बैठे रहेंगे। आप ये देखें, नेशनल एक्शन प्रोग्राम बने तकरीबन, अब ये 16 दिसंबर को तकरीबन 3 साल हो जाएंगे इस्लामाबाद ये APS के वाक़े को। उसके बाद ये सारे प्रोग्राम बने, फ़ौजी अदालतें बनी, उनमें कितनों पे अमल हुआ है? आर्मी वाहिद और एयरफोर्स वाहिद वो सर्विसेज हैं जिन्होंने नेशनल एक्शन प्रोग्राम पे किया है। आपकी इंटेलिजेंस सर्विसेज एक उसमें जमा नहीं हुई, आपकी कोई पॉलिसीज नहीं बनी जी, नेक्टा की। आपके अदालती निज़ाम में ये कोर्ट्स बने हैं, उस पे आपके चेयरमैन सेनेट नाराज़ हैं, उस पे और आपके वकला नाराज़ हैं। ये काम ठीक करते नहीं हैं, लेकिन ये दूसरा कोई अगर वो करे उस पे एतराज़ करते हैं। तीसरी चीज़ ये है जो बाहर से फंडिंग आ रही है, अभी फिर ये दोबारा आया है कि सऊदी अरेबिया से $500 मिलियन साल के आते हैं और इतने ही पैसे तकरीबन UAE से आते हैं इन मदरसों को देने के लिए। कोई मदरसे का जो इदारा है वो इस पे ऑडिट नहीं कराना चाहता, पैसे का हिसाब नहीं देना चाहता, गवर्नमेंट को धमकी देते हैं कि हम अलहदा हो जाएंगे। कोई मौलाना फजलुर रहमान से पूछे, ये जो कमेटियाँ उन्होंने हेड कर रहे हैं कश्मीर कमेटी, उसमें कश्मीर कमेटी है, दूसरे और उनके भाई भी हैं, और ये क्या कर रहे हैं? इनके करोड़ों के बजट हैं, इन्होंने प्राडोज पजेरोज और बड़ी बड़ी गाड़ियाँ रखी हुई हैं, और बता दें इन्होंने किया क्या है। ये सारा पैसे का खेल है, मज़हब का नाम इस्तेमाल कर रहे हैं, या कौम ब्लैकमेल हो रही है, कौम के पास अभी चॉइस नहीं। अब सीरियस होना पड़ेगा कौम को कि वो किन लोगों को वोट देती है, किन को लाती है, किन की अकाउंटेबिलिटी। चोरी को पे इस वक्त नैब और जुडिशरी को बहुत न सिर्फ सीरियस होना पड़ेगा, आई एम श्योर वो हैं अभी, लेकिन उन्हें एक्सेलरेट करना पड़ेगा ताकि ये काम जल्दी हो। इसमें बाज़ औक़ात इतनी रियायत दे दी जाती है इन मुलजिमों को जिनको बल्कि। अच्छा, मैं आपकी जो बात है समझ रहा हूँ, आप कह रहे हैं कि जो स्टेट है इसके जो फंक्शंस है, यानी फौज को जो फंक्शन अदा करना है, पुर्जे है ना, एक गाड़ी चल रही है, उसके आगे के पहिए चल रहे हैं, पीछे के, यानी
पूरा स्टेट फंक्शन नहीं कर रहा है एक साथ, जो एक इदारा फंक्शन कर रहा है बाकी नहीं कर रहा है, ये आप मतलब ये मकसद है। जब तक वो नहीं करेंगे, जब तक इसी तरह खड़ी रहेगी गाड़ी, आगे नहीं बढ़ेगी। देखिए, उज़ैर बलोच को अरेस्ट किया कितना टाइम हो गया इनको, उसने क्या कुछ नहीं कहा हुआ, जुल्फ़िकार मिर्जा क्या कुछ नहीं कह चुका, लेकिन अभी तक 100 मोटो नोटिस नहीं हुआ, अभी तक उनका नहीं हुआ। बल्दिया की फैक्ट्री 2012 में सितंबर में जली थी, वो 250 आदमी उनके नामजद लोग हैं, GIT है, मॉडल टाउन की GIT बनी हुई है, कुछ भी खुल नहीं रहा। तो ये किस डायरेक्शन में हम जा रहे हैं? हर चीज़ सेंसिटिव है, हर चीज़ स्टेट कॉन्फिडेंशियल है, तो इस तरह या तो आप एक्शन ले लें या आप उसको खोल दें। ठीक है, ये भी सही बात है कि हर चीज़ पब्लिक नहीं की जाती, लेकिन पब्लिक के इंटरेस्ट में उस पर अमल तो करना इनका फर्ज बनता है। आपने स्टील मिल डबो दिया, आपने PNSC डूबी हुई है, आपकी PIA डूबी हुई है, आपकी रेलवे बहुत बीमार हालत में है, आप इस कौम को कहाँ लेके जा रहे हैं? कोई अस्पताल नहीं बना, कोई यूनिवर्सिटी नहीं बनी, एक दूसरे की लेग पुलिंग में सारी पार्टियां मिलकर इमरान खान की लेग पुलिंग कर रही हैं और बयान देते हैं कि जी KPK में इतना। पाकिस्तान के बारे में कुछ सोच नहीं रहा है। मसला यही है ना कि मुल्क के बारे में तो कुछ सोच ही नहीं रहा है। ये एक मेजर इसाक शहीद या जो शहीद हो गए, जो फौजी जाके बॉर्डर पे, हम पता नहीं अपने मामलात में मुझ समेत लगे हुए हैं इस वक्त अपने जहनों में। रऊफ हसन साहब, जो ट्रांसफॉर्मेशन है इधर नॉर्थ वजीरिस्तान में, फिर उधर से ही जा रहा हूं उसी तरफ से, क्योंकि वहां पर ऑपरेशन हुआ है, तो सर उस ट्रांसफॉर्मेशन को सस्टेन करने के लिए, क्योंकि एक खतरा यह है ना जी कि हमने अचीव कर लिया पीस, लेकिन अब उसको मेंटेन करना है, तो उसको मेंटेन करने के लिए जो लवाजमात होते हैं, जो हमें करने हैं, जो हमारी स्टेट को करने हैं, हमारे सिविलियन इदारों को करने हैं, वो नहीं होंगे तो कितना बड़ा खतरा है कि वो तमाम जो अमल है वो रिवर्स हो जाएगा, रिवर्स बैक हो जाएगा। वो कितना बड़ा खतरा है रऊफ हसन साहब? ये शिफान, ये बहुत बड़ा खतरा है। देखिए, जब नॉर्थ वजीरिस्तान हम गए थे, दिस इज ओनली अबाउट 2 वीक्स अगो, 2 हफ्ते पहले की बात है, तो मैं खुद ज़ाती तौर के ऊपर मैं हैरान रह गया था। जो उस इलाके की ट्रांसफॉर्मेशन जो है, जो फौज ने जो काम किया है, जिस तरीके से वहाँ उन्होंने मिलिटेंट्स को फाइट किया है और उनको शिकस्त दी है, जिस तरीके से उन्होंने अब रिकन्स्ट्रक्शन का काम जो है उन्होंने शुरू किया है, उन्होंने सनतें बना रहे हैं वहाँ, वो हॉस्पिटल्स बनाए हैं, उन्होंने ट्रेनिंग सेंटर्स बनाए हैं, स्पोर्ट्स स्टेडियम्स बनाए हैं, मस्जिदों के अंदर एम्यूनिशन प्रोडक्शन फैक्ट्रीज लगी हुई थी, टेरर कैंप्स बने हुए थे। उन्होंने मस्जिदों को शहीद नहीं किया, लेकिन उनके बेसमेंट्स जो हैं, जहां ये ज़्यादातर काम हो रहा था, उनको उन्होंने कंक्रीट से भर दिया है। लेकिन मैं इसको ज़रा लिंकेज करूंगा, और जनरल साहब भी बिल्कुल ये सही बात कर रहे हैं, मैं उसको ही रेप्लिकेट करूंगा, उसको आगे लेके जाऊंगा। और यही सवाल आपने भी उठाया है कि चले, आपने नॉर्थ वजीरिस्तान में तो फौज के हवाले करके उन्होंने उसको क्लीन अप कर दिया, उसको ट्रांसफॉर्म कर दिया, लेकिन 2 चीजें हैं। नंबर 1, वहां पॉलिटिकल जो इसको सस्टेनेबिलिटी देना है इस सारे काम को, इस चीज को अवॉइड करने के लिए कि वहां मिलिटेंट्स दोबारा ना आ जाएं, उसके लिए जो पॉलिटिकल रोल है, जो हमारी पॉलिटिकल गवर्नमेंट का रोल है, वो वहां बिल्कुल एब्सेंट है। वहां मैंने जितने लोगों से बात की है, वो यही कहते हैं कि वो लोग खौफजदा हैं और वो बिल्कुल विलिंग नहीं है, वो इंटरेस्ट शो नहीं कर रहे कि जी वो इसको टेक ओवर करें। अब जो फौज ने करना था वो तो उन्होंने कर लिया, अब उसको टेक ओवर करें और इस प्रोसेस को सस्टेन करें थ्रू पॉलिटिकल प्रोसेस, वो मौजूद है। सो कोई और इसको जरा थोड़ा सा और एक्सटेंड अगर आप करें तो पाकिस्तान सारे में, जिसका पहले भी जिक्र किया गया है, बहुत सारी मसाजिद, बहुत सारे मदरसे ऐसे हैं जिनको फॉरेन फंडिंग मिल रही है और वो टेरर का कारोबार कर रहे हैं। और यही चीज जो नेशनल एक्शन प्लान बना था, उसके 20 नकात में से 17 नकात ऐसे थे जो एड्रेस करते थे इन चीजों को, ताकि ये दोबारा से ये मसाजिद जो हैं और ये जहां से ये हेट स्पीचेस होती हैं और ये मदरसे जहां ये टेरर का कारोबार होता है, उनको ये काम करने से रोका जा सके। अब फौज का जो रोल था वो 3 आर्टिकल्स में था नेशनल एक्शन प्लान के, और फौज ने अपना रोल जो है वो बदरजाए उत्तम उन्होंने वो किया है। उन्होंने बहुत ऐसे तरीके से वो अपना रोल जो है वो अदा किया है और वो अदा कर रहे हैं। लेकिन जो आपकी पॉलिटिकल हुकूमत ने जो रोल अदा करना था, इस प्रोसेस को सस्टेनेबिलिटी देने के लिए, इस प्रोसेस को ये इंश्योर करने के लिए कि वो मिलिटेंट्स दोबारा वापस ना आए, वहां 17 के 17 नुकात में से किसी एक नुक्ते के ऊपर भी आज 3 साल गुजरने के बाद भी ये हुकूमत अमल नहीं कर सकी। और वो मुझे कुछ नजर भी नहीं आ रहा कि ये करे। क्यों नहीं कर पा रही? इसलिए नहीं कर पा रही कि इस मुल्क के ऊपर चोरों और डाकुओं की हुक्मरानी है और वो बाकी तमाम चोरों और डाकुओं को पकड़ नहीं सकते। इसलिए नहीं पकड़ सकते कि जब वो उनको पकड़ेंगे तो उनकी उंगली जो है इन हुक्मरानों के ऊपर उठेगी, क्योंकि इनका भी जो कॉन्टेक्ट है वो क्लीन नहीं है। सो इस वक्त मीरान शाह के कॉन्टेक्स्ट में मुझे बताएं, क्योंकि आपने कहा वहां के लोकल्स
वहां के जो हैं, जो वहां के लोकल्स हैं, वो इंप्लीमेंट नहीं कर रहे हैं वहां के जो चीजों को जो करना चाहिए सस्टेन करने के लिए उस पूरे ट्रांसफॉर्मेशन को, तो वहां के लोग भी क्या चोर लुटेरे हैं जो वहां नहीं कर रहे हैं उसको, या ये टॉप डाउन अप्रोच है जिसकी वजह से वो इंपैक्ट वहां तक नजर आ रहा है? हमें क्या वजह है? देखिए, लोगों ने तो सैफान वहां नहीं करना ना, पॉलिटिकल रोल जो वो लोगों ने तो अदा नहीं करना, ये तो हुकूमत का काम है, ये तो एडमिनिस्ट्रेशन का काम है कि वहां वो मूवमेंट करे और फौज जी वो देखे पॉलिटिकल एजेंट जो है वो फौज से राब्ते में है, लेकिन वो जो उन्होंने रोल अदा करना है, ये तमाम जितनी भी ट्रांसफॉर्मेशन वहां हुई है इसको सस्टेन करने के लिए एक पॉलिटिकल रोल होता है, एक पॉलिटिकल विल की जरूरत है। तो वो विल और वो रोल जो है वो मिसिंग है इस वक्त। वो ना सिर्फ नॉर्थ वजीरिस्तान में मिसिंग है बल्कि सारे मुल्क में मिसिंग है। मैं आपको बार बार मेरे जो जनरल साहब बैठे हुए उन्होंने भी यहाँ इस्लामाबाद की बात की है। सिफान आप भी आके देखिए, आप कराची में बैठे हुए, हम यहाँ रह रहे हैं। ये पहले जिस दिन वो 5 दिन ये जीटी रोड के ऊपर ये लोग चल रहे थे, 200-250 का मजमा था ये जो चल के आया, 5 दिन इन्होंने नहीं रोका। उसके बाद जब ये वहां बैठे आके तो वो 200-250 बंदा था, अब वो उसमें रोज जो बंदे शामिल हो रहे हैं, अब वो तकरीबन 1,500-2,000 का मजमा बन गया है। 18 दिनों से आपकी हुकूमत हॉस्टेज है और मुझे ये कह लेने दीजिएगा, इसलिए हॉस्टेज नहीं है इनको यहां से रिमूव नहीं कर सकती। इस बात को यहीं से कंटिन्यू करते हैं। इस ब्रेक के बाद रऊफ हसन साहब अहम नुक्ते पर आ गए हैं इस्लामाबाद के हवाले, और जो रिसेंटली पाकिस्तान अमेरिका के ताल्लुकात के तनाजुर में भी समझना जरूरी है कि डिफेंस मिनिस्टर वहां के आने लगे हैं, तो थोड़ा उस पर भी गुफ्तगू होगी। पाक फौज की जो कुर्बानियां हैं उसको आज जिक्र करके खराज तहसीन पेश कर रहे हैं और मुल्क के मुस्तकबिल के मंजरनामे पर बात हो रही है। इस ब्रेक के बाद मजीद गुफ्तगू। Any moment you will hear the वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब, जहां अहम तरीन सवालात मुल्क की मौजूदा सिक्योरिटी सूरत हाल मुस्तकबिल के मंजरनामे पर बात हो रही है। कुछ दिन कबल पाकिस्तान अमेरिका के इश्तराक के हवाले से एक इंतहाई अहम डेवलपमेंट थी, जब हमने देखा कुछ हद तक, ये तो नहीं राब्ते बहाल साउथ एशिया स्ट्रैटेजी के बाद ट्रंप साहब की बातें बहुत ज़्यादा इस पर तलखी बढ़ चुकी थी। ये जो कैनेडियन कपल, इसकी जो जिस तरह से उसकी बाजियाबी हुई, इस पर जो उन्होंने खुद भी थैंक यू कहा और उसके बाद ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से भी पाकिस्तान के तारीफी कलमात आए थे। लेकिन जरा सुने उस एपिसोड का जो उन्होंने तारीफ की थी, पाकिस्तान का भी शुक्रिया अदा किया था उस कपल ने। इसके बाद एक अहम सवाल हम उठाएंगे, ये जरा सुने। And today we'd really like to thank the American and Afghan governments as well as our own Canadian team. Most importantly, this morning we relayed to the High Commissioner of Pakistan here in Canada our profound thanks for the courageous Pakistani soldiers who risked their lives and got all 5 of ours out safely in a rescue. अब अहम तरीन सवाल ये, जो पहले रऊफ हसन साहब फिर आबिद राव साहब ए मार्शल साहब के सामने रखेंगे कि रऊफ हसन साहब, ये तो अभी हमने जो तारीफ और ये सब कलमात, ये सब कुछ है, आप तो मुलाकात भी करिए ट्रैक टू डायलॉग में बहुत से अमरीकी लोगों से, ऑफिशियल से भी सर, लेकिन ये 3 दिसंबर को जेम्स मैटिस आ रहे हैं और वो एक ही लफ्ज़ है वो जिस पर उनकी पूरी पॉलिसी हक्कानी नेटवर्क, वो उधर तक बात जमी हुई है, यानी वहीं पे रुकी हुई है बात अमेरिका की। इधर हम इस्लामाबाद में एक 1500 अफराद का धरना नहीं संभाल सकते, तो वो अमेरिका 3 तारीख को आके हमें कहेगा कि आप हक्कानी नेटवर्क को मुज़ाकरात के लिए मनाएं या उनके खिलाफ ऑपरेशन करें। तो यानी हम किधर खड़े हैं, हमारी क्रेडिबिलिटी किधर खड़ी है अभी अमेरिका के सामने 3 तारीख को सामने रखते हुए? सर रऊफ हसन साहब। सिफान, ये बहुत अहम सवाल है आपने जो किया है और इसके जवाब जो है वो एक जवाब इसका हो नहीं सकता। प्रॉब्लम यह है कि पाकिस्तान बहुत
अरसा से इंटरनल कॉन्ट्रडिक्शंस का शिकार रहा हुआ है। पाकिस्तान अपने आप को एक सॉवरन मुल्क तो कहता है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली सॉवरनिटी आजकल के कॉन्टेक्स्ट में दो चीज़ों से एमिनेट करती है, और वो दोनों चीज़ें पाकिस्तान के पास मौजूद नहीं है। सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है इकोनॉमिक सॉवरनिटी, इकोनॉमिक सस्टेनेबिलिटी। इकोनॉमिक सस्टेनेबिलिटी हो तो उसी से आपकी जो सॉवरनिटी है वो इस्टेब्लिश होती है। और पाकिस्तान एक उन बहुत थोड़े मुल्कों में से एक ऐसा मुल्क है जिसके ऊपर जो डेट ट्रैप, मैं उसको डेट ट्रैप नहीं कहता, डेट ट्रैप कहता हूँ, वो उसमें फंस चुका हुआ है। पिछले 4-4.5 सालों में जो आपके ऊपर कर्जे जो है जो बढ़े हैं वो आपके सामने हैं, और वो बढ़ते ही जा रहे हैं। अब चाइना से भी कर्जे लिए जा रहे हैं, तो ये एक डेट ट्रैप है जिसमें कि पाकिस्तान फंसा हुआ है। लेकिन उससे भी बढ़ के आगे जो इशू है वो पाकिस्तान की रिलीजियोसिटी का, मजहबियत का मसला है। और आज पाकिस्तान जिस बुरी तरह इस मजहबियत के शिकंजे में फंसा हुआ है, और वो अलोंग वेरियस डिवाइड्स वो बढ़ चुका हुआ है, उसका एक जो तमाशा है वो आप इस्लामाबाद के फैज़ाबाद चौक में देख रहे हैं। सिर्फ यहाँ ही नहीं बल्कि कराची में भी हो रहे हैं, लाहौर में भी हो रहे हैं। और ये दो जो हैं, ये ट्विन मैनेसेस मैं इनको कहता हूँ, एक जो इकोनॉमिक नॉन सस्टेनेबिलिटी है आपकी, और दूसरा जो है आपका वो आपकी जो रिलीजियोसिटी है, इसके जो टेंटिकल्स जिसमें कि मुल्क फंस चुका हुआ है। अब इन्हीं से निकलता है टेरर। टेरर एक ऐसी चीज़ है जिसको कि आपने, हमारी रियासत ने अनफॉर्चुनेटली पास्ट में डिस्क्रिमिनेटली एड्रेस करने की कोशिश की है, और शायद इतना ज़्यादा सीरियसली भी एड्रेस करने की कोशिश नहीं की जितने कि अब, जिसका हम जिक्र आपके पहले और सेकंड राउंड में कर रहे थे, जैसे पाकिस्तान फौज ने जितना उसको सीरियसली लिया है। लेकिन अभी भी, आज भी चंद ऐसे एरियाज मौजूद हैं जिसमें कि पाकिस्तान की पॉलिसी आज भी शायद बिल्कुल क्लियर नहीं है। एक तो आपका जो नेशनल एक्शन प्लान है जिसका हम जिक्र कर चुके हैं, मैं दोबारा उसमें नहीं जाऊंगा जब तक आप उसको फुली इंप्लीमेंट नहीं करेंगे। इस सेशन के लास्ट में जनरल कमर बाजवा से मुलाकात डिनर पर हुई थी, तो उनकी सोच इस बारे में क्या है, कमर बाजवा साहब की, जनरल साहब की, आर्मी चीफ की, प्रोफेसर साहब, जो नेशनल एक्शन प्लान या स्टेट के दूसरे इदारों की जो वो मामलात हैं, इस डेलीगेशन के साथ मुलाकात हुई थी ना कमर बाजवा साहब की, तो क्या उसमें क्या सोच है जनरल साहब की? जी, वो देखिए, 2.5 घंटे का उनके साथ एक इंटरेक्शन था। मैं फील करता हूं कि बहुत ही पॉजिटिव इंटरेक्शन था, और उसी सुबह को हम नॉर्थ वजीरिस्तान भी लेके गए थे उस डेलीगेशन को, और जब वो वापस आए तो उनके साथ हम लोगों ने ये हमारी मीटिंग हुई। उसमें उन्होंने मतलब इट वाज अ वेरी फ्री फ्लोइंग डिस्कशन। उन्होंने मतलब हर उस इशू के बारे में बात की जिसके बारे में अमेरिकन बात करना चाह रहे थे, और बहुत सारे मसाइल जो थे, बहुत सारे इश्यूज थे, उनके बारे में बहुत क्लैरिटी आई उन 2.5 घंटों के बाद। लेकिन अभी तक जो मसलन अल्फाज थे कि जी अभी कोई ऑर्गेनाइज्ड सेंचुरी मौजूद नहीं है, ऑर्गेनाइज्ड सेंचुरी, लेकिन ये मानते हैं, हमारे लोग मानते हैं कि शायद अभी भी बॉर्डर के आर पार जो लोगों की जो मूवमेंट है वो जारी है, वहां से लोग यहाँ आ रहे हैं, यहाँ अटैक कर रहे हैं। और ये जो मेजर इसाक का इंसिडेंट भी हुआ है, ये भी उसी का शाखसाना है। इसके अलावा आपने देखा होगा कि पिछले 2 हफ्तों में अक्रॉस द बॉर्डर से अटैक वगैरह हुए हैं। तो मूवमेंट ऑफ पीपल बोथ साइड्स, वहां से इस तरफ आना और यहाँ से अफगानिस्तान जाना जो है, ये अभी हो रही है। ऑर्गेनाइज सेंचुरीज नहीं है, लेकिन जो ट्रस्ट डेफिसिट है पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान, उसकी वजह से शायद वो अभी हमारी ये सारी बात मानने को तैयार नहीं है। लेकिन मैं फील करता हूं कि बहुत सी बर्फ पिघली है, और बहुत से जो मामलात हैं उसके बारे में शफाफियत और क्लैरिटी जो है वो सामने आई है। यही बात, और वक्त के साथ साथ मेरा ख्याल है कि जो बाकी के इश्यूज हैं वो भी हम वो भी जो एड्रेस करने में कामयाब हो जाए। जी आबिद साहब, आपने गुफ्तगू सुनिए, मैंने अभी हक्कानी नेटवर्क का जिक्र किया था, धरना इधर है और अब हक्कानी नेटवर्क का मुतालबा उधर से आता है। दूसरी बात, मेजर इसाक शहीद, ये जो रऊफ हुसैन साहब ने बात की है कि हमला वहां से होता है, अफगानिस्तान के बॉर्डर से इधर हो जाता है, तो ये जो शहादतें जिस तरह से हो रही है कि चेक पोस्ट पे फायरिंग हो गई, ये इसको रोकने के लिए क्या जो हम बॉर्डर मैनेजमेंट के जो हम मेजर्स ले रहे हैं वो काफी हैं, उसके आगे कुछ करने की जरूरत है क्या, हो क्या सकता है इस सिलसिले में सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से? डिस्पाइट बहुत सीरियसनेस के साथ पाक फौज ने जो किया है, इसमें भी बहुत काम करना बाकी है। इसमें पाकिस्तान की साइड से पश्तून बेल्ट से काफ़ी रेजिस्टेंस रही है कि उसमें आप दीवार बना दें, उनकी मूवमेंट कंट्रोल चेक पॉइंट से हों, बिकॉज ये चूँकि खुले थे सदियों से रास्ते, अब इन पे किसी भी किस्म की कदगन लगाने से जहाँ फैमिली टू फैमिली कांटेक्ट कम होगा, वहाँ वो जो स्मगलिंग है जिससे वहाँ के लोगों का मुआशी इंटरेस्ट है वो भी कंट्रोल होगा या चेक होगा। बहरहाल ये मुश्किलात अपनी जगह हैं, लेकिन जब तक हमारी पॉलिटिकल गवर्नमेंट इन चीज़ों पे सीरियस नहीं होगी, आपके एजुकेशन सिस्टम को ठीक नहीं करेगी। आप बता दें इन्होंने पंजाब में, सिंध में क्या किया है, हैव दे
रिफॉर्म्ड एनी इंस्टीट्यूशन। जो सरकारी स्कूल हैं उनके सातिज़ा की तनख्वाहें तो ये ले रहे हैं जी। और लेकिन वहाँ पे कोई सिलेबस नया नहीं गया है। वहाँ पे पिछले चीफ मिनिस्टर के गाँव की तस्वीरें पिछले दिनों रही हैं। स्कूलों में कुत्ते बंद फिर रहे हैं, गाय भैंसें बंधी हुई हैं और टीचर्स नहीं हैं, ख़र्चा उनका बाकायदा चल रहा है। लिहाजा एजुकेशन जब तक आप इस कौम को नहीं देंगे, वॉर एक्चुअली बहुत कॉम्प्लेक्स हो गई है। अगर आप देखें अलकायदा अमेरिका ने बनाई थी, CIA ने उनकी ट्रेनिंग की थी, फिर उनको दुश्मन बना के वो किया। ISS पे हामिद करज़ई का बयान सुन ले कि ये अमेरिका ने बनाई है और वो आगे फैला रहा है। तो इनको वेपन वो दे रहा है, इनके सारे बेनिफिट्स वो दे रहा है। बोको हराम का भी यही हाल है। तो लिहाजा गवर्नमेंट्स के लिए जहाँ जहाँ इनके एलिमेंट्स मौजूद हैं, पाकिस्तान में अब इनकी कोई ऑर्गेनाइज सेंचुरी जैसे इन्होंने बताया वो नहीं है, लेकिन इनके स्लीपर सेल अभी भी हैं। अभी भी कोई ना कोई ग्रुप कराची इनसे भरा पड़ा है। DI खान तो बॉर्डर के काफ़ी अंदर करके जहाँ पे ये मेजर इसाक का वाक़या हुआ है। लिहाजा ये तसल्ली में हमें कभी नहीं रहना चाहिए। हमारे डिफेंस मिनिस्टर, फॉरेन मिनिस्टर बड़े आराम से कहते हैं जी हमने कमर तोड़ दी उसकी, ये तोड़ दिया, और अगले दिन ही वाक़या हो जाता है। ये अफ़गानिस्तान जब तक पाकिस्तान के साथ ऑन बोर्ड नहीं आएगा, ये मामला टोटली ख़त्म नहीं होगा। ये इंडिया के इंटरेस्ट में है कि वो अब 5th जनरेशन वॉरफेयर में दुवल डॉक्ट्रिन जिसे कहते हैं कि पाकिस्तान को ऐसी जंग में उलझाओ जिसमें उसके अपने लोग हों। ये वही मारने, कमर तोड़ दी हमने, ये कर दिया। देखिए ये पॉलिटिकल माइलेज के लिए ये हमारे डिफेंस मिनिस्टर को तो पता भी नहीं है कि पाकिस्तान का डिफेंस है क्या। वो पॉलिटिकल अपॉइंटी हैं, वो बस जाते हैं। लेकिन वो बात वो राव साहब जो शुरू यहाँ से हुई और अभी तक चली, वो मेरे ख्याल से पॉलिटिकल विल पर आके मेरे ख्याल से वो एक लफ्ज है जो रऊफ हसन साहब की बात और आपकी बात से मैं देखिए नवाज शरीफ कभी गया ही नहीं उधर, उसको नहीं पता। जरदारी कभी नहीं गया। ये तो टाइम भी इख्तिताम पे पहुंचा, लेकिन ये लफ्ज है पॉलिटिकल विल, यानी आप विल जब तक नहीं होगा तो कुछ नहीं आगे बात बढ़ सकेगी। मैं आबिद राव साहब का बड़ा करूंगा, जनाब रऊफ हसन साहब का बड़ा शुक्रिया अदा करूंगा। ये शहादतें जो हुई इनको सलाम पेश करते हुए उन खानदानों के लिए जो इस सदमे से दो चार हैं, जो इस आजमाइश की घड़ी से गुजर रहे हैं, उनके लिए सब्र की दुआ करते हुए हम इसी से इजाज़त चाहेंगे आज प्रोग्राम से। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, देखते रहेगा।